बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेहत व तंदुरुस्ती के प्रोग्राम में मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद मोहसिन आबद। जैसा कि आपको इल्म है कि हम ऐसी चीज़ों पे डिस्कस करते हैं जो बाद में अमराज की शक्ल इख्तियार कर जाती हैं या जिनकी केयर ना करके हम जिस्मानी तौर पे कमज़ोर होते हैं। जब जिस्म कमज़ोर होता है तो इसका इफ़ेक्ट हमारे माइंड पे भी पड़ता है, और जब माइंड कमज़ोर होता है तो हम तरक्की कभी भी करने का सोच भी नहीं सकते। तो किस तरह हम अपने जिस्म को सेहत व तंदुरुस्ती की दौलत से माला माल रख सकते हैं जब तक हमें ये एहसास ना हो कि ये जिस्म जो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अता किया है ये कितना कीमती है। तो जिस्म की एक ऐसे ऑर्गन पे हम बात करेंगे जिसको हम मैदे का नाम देते हैं, और जो मतलब एक ऐसी हंडिया है कि जिसमें आप जो डालते हो वही पूरे जिस्म पे आपके इफ़ेक्ट कर रहा होता है, जिसका अच्छी खुराक से तल्लक भी है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैदे पे इफ़ेक्ट करती हैं। हम आज जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो एक ऐसा मर्ज़ है जिससे कमोबेश सारे लोग किसी न किसी वक्त में उसका शिकार होते हैं। अक्सर औक़ात हम उसे बहुत लाइट लेते हैं और उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करते, और वही मर्ज़ बाद में हमारे लिए वबाल जान बन जाता है और बहुत सारी अमराज को जन्म देने की वजह बनता है। ये है कब्ज़। कब्ज़ पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हकीम अकबर अली ख़ान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आप हमारे नाज़रीन के लिए टाइम देते हैं। तो कब्ज़ के हवाले से मैं चाहता हूँ कि आप हमारे नाज़रीन को पहले ये बताएं कि कौन सी ऐसी हालत है मैदे की या जिस्म की जिसको कब्ज़ कंसिडर किया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया व सय्यिदिल मुरसलीन। हर वो चीज़ जो अपने वक्फे से बढ़ जाए उसको कब्ज़ कहेंगे। क्या बात है जी, बड़ी ज़बरदस्त डेफिनेशन दी आपने। कि अगर खाना खाने के 4 घंटे बाद, 5 घंटे बाद, 6 घंटे बाद पेट साफ़ हो जाता है तो कब्ज़ के ज़ुमरे में नहीं है। अगर 36 घंटे तक पेट साफ़ नहीं होता, खुराक अंदर ही रहती है, तो वो कब्ज़ के ज़ुमरे में आ जाएगा। तो हमें अपने मैदे के मुतल्लिक़ ये भी ख्याल रखना चाहिए कि हमारा पेट कितनी देर बाद साफ़ हो जाता है। 10 घंटे बाद, 12 घंटे बाद। उसका एक तज्ज़िया देख के, अपने मुआलिज से मशवरा करके, अपनी अपनी सहूलत को देखते हुए एक टाइम फिक्स हो जाए कि मेरा इस टाइम पे पेट साफ़ होता है, तो मुझे इस टाइम में अगर 2-3 मिनट वॉशरूम में बैठना भी पड़े तो मुझे अपना पेट साफ़ कर लेना चाहिए। अमूमन हम कब्ज़ को ज़्यादा अहमियत नहीं देते कि पेट साफ़ हुआ, नहीं हुआ, कब हुआ, कितने टाइम के बाद हुआ। ये बहुत अहम चीज़ है, हमें अपने मुआलिज से पूछना चाहिए, हमें अपने मुआलिज से रजू करना चाहिए कि मेरा पेट इतने टाइम पे, इतनी देर बाद साफ़ होता है। और अगर दिन में 3 से 4 मरतबा भी पेट साफ़ हो रहा है तो ये भी सेहत के लिए नुकसानदेह है। अच्छा, हालांकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, हम इस पे भी बात लाजमी करेंगे। इंशाल्लाह। तो पेट एक दफ़ा, हद 2 दफ़ा साफ़ हो जाए 24 घंटे में तो ये सेहत की अलामत है। अगर 24 घंटे में 4-5 दफ़ा हमारा पेट साफ़ हो रहा है, 3-4 दफ़ा पेट साफ़ हो रहा है, तो ये सेहत के लिए सख्त नुकसानदेह भी है कि हमारी वो ग़िज़ा जिसमें ग़िज़ाइयत मौजूद है वो बगैर हमें ग़िज़ाइयत दिए जिस्म से बाहर निकल जाती है। निकल रही है सर। अच्छा, इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है जो मैं चाहता हूँ कि हम हमारे नाज़रीन तक लाजमी पहुँचाएँ कि वो कौन सी वजूहात हैं, वो कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से इंसानी जिस्म को कब्ज़ का सामना करना पड़ता है। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? इसमें 2 वजूहात हैं। एक को हम अंदरूनी वजह कहेंगे, दूसरी बैरूनी वजह है कि हमारे खाने 2 ग्रुप में शामिल हैं। एक में फाइबर है, एक में फाइबर नहीं है। अच्छा। ऐसे लोग जो बगैर फाइबर के खुराक खाने के आदी हैं, उनको अक्सर कब्ज़ की शिकायत रहेगी, हालांकि वो बिल्कुल तंदुरुस्त होंगे। फाइबर से मुराद क्या है, अगर हमारे नाज़रीन को आप बताना चाहें, हाँ जी, या किस खानों में फाइबर होता है? हाँ जी। ऐसे खाने
عموماً جو سبزیوں پہ مشتمل ہے، سلاد پہ مشتمل ہے، پھلوں پہ مشتمل ہے، یہ فائبر والی چیزیں ہیں. اچھا، فائبر والی چیز. یہ کبھی پخانے کو رکنے نہیں دیتی، معدے کو رکنے نہیں دیتی. اس سے یہ ہے کہ کھانا ٹائم پہ آ جاتا ہے اور ریگولر ہو کے آتا ہے. صحیح ہے. ایسی خوراک جو فائبر کے بغیر ہے، جیسے چکنائی ہے، انڈا ہے، چکن گوشت ہے، بھی جی بالکل. چکن ہے. اس کے علاوہ ہماری روزمرہ کے استعمال کی چیز ٹھنڈا پانی. ٹھنڈا پانی بھی ہمارے معدے کے لیے سخت نقصان دہ ہے. جہاں ہمیں فائبر والی چیزوں کا استعمال کرنا ہے، وہاں ہمیں گرم پانی کا بھی استعمال کرنا ہے. کہ جہاں فائبر کے بغیر چیزیں معدے میں خوراک کو روکتی ہیں، وہاں اس کا ایک سبب ٹھنڈا پانی بھی ہے. ہمیں اپنے معدے کا خیال رکھنے کے لیے یہ تینوں عوامل پہ غور کرنا ہے کہ ہم نے ملی جلی غذا کھانی ہے. کھانے کے دوران بالخصوص ٹھنڈا پانی استعمال نہیں کرنا چاہیے. اچھا سر، یہاں پہ آخر میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے ناظرین کے لیے یہ ضرور بتائیں کہ کس طرح ہم اپنے جسم کو اس بیماری سے، جو کہ قبض جس کا نام ہے، اور بعد میں انسان کو جسم میں بہت ساری بیماریاں اسی بیماری کی وجہ سے لگتی ہیں، وہ کس طرح ہم اسے چھٹکارا پا سکتے ہیں؟ اس میں دو تین چیزیں بڑی اہم ہیں کہ اگر ہم صبح کے ٹائم ناشتے میں کچھ ایسی چیزیں کھائیں جیسے جو کا دلیا ہے، جو جسم کی طاقت کے لیے بہترین ہے، جو معدے کے لیے، آنتوں کو صاف کرنے کے لیے بہترین غذا بھی ہے، بہترین دوائی بھی ہے. صحیح ہے. اور اگر کسی وقت جو کا دلیا اویل نہیں ہے تو اس کا متبادل دہی ہے. ٹھیک ہو گیا. ہمیں اپنے خوراک میں دہی کا استعمال کرنا چاہیے. پراٹھا، انڈا، یہ چیزیں موسٹلی ہمیں استعمال نہیں کرنی چاہیے. کبھی کبھار ان چیزوں کو اپنی خوراک میں شامل کرنا چاہیے، ورنہ اپنی خوراک میں ہمیں صبح کے ٹائم ایسی چیزیں استعمال کرنی چاہیے جو خوراک کو اندر رکنے نہیں دیتی، جن میں سر فہرست جو کا دلیا اور دہی ہے. ٹھیک ہو گیا سر. ناظرین، آپ نے گفتگو سنی، ہمیں پورا یقین ہے کہ آپ کو اس سے بہت فائدہ حاصل ہوا ہوگا کہ بہت سارے لوگ آج بھی ایسے موجود ہیں جو قبض کو مرض ہی نہیں سمجھتے اور بڑے بڑے دن ایسے گزار دیتے ہیں، جبکہ بہت ساری امراض، بواسیر اور بے شمار ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ جسم میں بہت ساری امراض قبض کی وجہ سے ہی جنم لیتی ہیں. تو ہمیں اپنے جسم کو صحت و توانا رکھنے کے لیے، اسے بہتر پرفارم کروانے کے لیے ان چیزوں پر غور کرنا چاہیے، اور ہماری کوشش ہے کہ ایسے نسخے آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں جس میں آپ کے جسم کو کم سے کم سائیڈ ایفیکٹ کا سامنا ہو. اس دعا اور یقین کے ساتھ کہ آپ اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں گے، تاکہ اگر کسی کو بھی یہ مسئلہ درپیش ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے اگر ہم اسے بہتر کرنے کے لیے کچھ اقدامات کر رہے ہیں تو یہ صدقہ جاری ہے. السلام علیکم.